अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम्स और इकोनॉमिक्स का एक लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। तो एडम स्मिथ वो पहला बंदा था जिसने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करना शुरू किया। इसने 1776 में एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट फॉर्म में इसकी बुक कहलाई वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे हाईलाइट किया गया है येलो कलर से। जहां इसने पहली दफ़ा इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट डिफाइन किया। इसका कहना था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। कि दौलत पैदा किस तरह से होगी, दौलत का तबादला किस तरह से होगा, दौलत तकसीम किस तरह से होगी और दौलत को खर्च किस तरह से किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में इसका मानना था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है, ये दौलत की साइंस है। तो सबसे पहले हम दौलत को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज वेल्थ? कोई भी ऐसी चीज जो आपको पे करके मिलती हो, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना मिले, जिसकी मार्केट में कोई कीमत हो, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। हर वो चीज जिसकी मार्केट में कोई कीमत है, जो मुफ्त में नहीं मिलती, वो वेल्थ है। या दूसरे लफ्जों में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हर वो चीज जो कम मिकदार में पाई जाए, जो स्केर्स हो, जिसकी मार्केट में सप्लाई लिमिटेड हो, वो कहलाती है वेल्थ। तो इसका कहना था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अब इसने वेल्थ के 4 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। पहला था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। फर्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कि दौलत पैदा किस तरह से होगी। इसका कहना था दौलत पैदा करने के लिए, वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम से कम 4 चीज़ों को इकट्ठा करना लाजमी है। उन 4 चीज़ों को इसने नाम दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिस तरह हम मैथ में पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई होती है, यह एक बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके पार्ट्स कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं फैक्टर्स। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है? वो चीज़ें, वो कम से कम चीज़ें जिन्हें इकट्ठा करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। इनमें से एक भी मिस हुई तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसने इनको नाम दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर बिजनेस की टर्म्स में देखें तो इनपुट्स, जो हम अपने पास से ऐड करेंगे चीज़ें और बदले में हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलेगी, विच इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो इसका कहना था कम से कम 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इकट्ठा करेंगे तो प्रोडक्शन हो पाएगी। पहली थी लैंड, दूसरी लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले व्हाट इज लैंड? एडम स्मिथ का कहना था तमाम नेचुरल रिसोर्सेस जो ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन से ऊपर हवा में हैं या ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड लैंड। ज़मीन, तमाम कुदरती वसाइल लैंड में आएंगे। क्रॉप्स, मिनरल्स, एनिमल्स, ओशंस, सीज, फॉरेस्ट, ये सारे लैंड में आएंगे। लैंड से आपको बेसिकली क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल्स। दूसरे नंबर पे आती है लेबर। लेबर क्या है? लेबर आपकी कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क जो आप किसी बदले के लिए करते हैं, किसी रिवॉर्ड के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर। लेबर फिजिकल भी हो सकती है, जैसे मिस्त्री मजदूर वगैरह करते हैं, और लेबर मेंटल भी हो सकती है, जैसे टीचर्स करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स। तो हर वो काम, चाहे वो जिस्मानी है या ज़हनी तौर पे है, जो आप किसी बदले के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर। तीसरे नंबर पे कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ है? ऑल मैन मेड रिसोर्सेज दैट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन प्रोसेस।
इंसान की बनाई हुई हर वो चीज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे, उसे तेज करे, उसे फैसिलिटेट कर दे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, टूल्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी कैपिटल में, सरमाया उर्दू में। तो इंसान की बनाई हुई हर वो चीज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और वो बंदा जो इन तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा करेगा, इन्हें मैनेज करेगा, बिजनेस के डिसीजंस लेगा, हर चीज़ का फैसला करेगा, तमाम फैक्टर्स को उनका रिवॉर्ड देगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ये फैसला करेगा क्या प्रोड्यूस करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होगी, रेट क्या रखना है, कितनी लैंड, कितनी लेबर और कितना कैपिटल हायर करना पड़ेगा, सबको रिवॉर्ड क्या देना है, आउटपुट की प्राइस क्या होगी, आउटपुट सेल कहाँ करना है, ये तमाम का तमाम काम जो करेगा, ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कोई जीता जागता इंसान हो सकता है मेरे और आपकी तरह, या ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, लीगल पर्सन, जैसे कंपनीज HBL, नेशनल बैंक, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, मैकडोनल्ड्स, ये सारे लीगल पर्सन है। तो बेसिकली लैंड से आएगी रॉ मटेरियल्स, अब लैंड खुद तो काम कर नहीं सकती। कैपिटल से आएगी प्लांट मशीनरी, फिक्सचर फिटिंग्स और टूल्स वगैरह, ये भी काम नहीं कर सकते। तो लैंड भी पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और कैपिटल भी पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पैसिव मींस ये खुद काम नहीं कर सकते, इनसे काम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों से काम लेने के लिए आपको लेबर चाहिए होगी, विच इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो खुद से काम कर सकता है। तो साथ लेबर आ गई, और इन तीनों को मैनेज करने के लिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई ओनर, कोई प्रोप्राइटर चाहिए होगा। सो ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब भी इकट्ठे होंगे, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। सो पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का। कैसा भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो, चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस करें, चाहे आप सर्विसेज प्रोड्यूस करें, आपको ये चार फैक्टर हर सूरत चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा चाहता है कि वो ब्रेड प्रोड्यूस करे, तो ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए व्हीट फ्लोर चाहिए, वो आएगा लैंड से। उस चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, विच इज़ लेबर। मिक्स करने के लिए कोई बाउल, उसे पकाने के लिए कोई ओवन वगैरह चाहिए होगा, दैट इज कैपिटल। और वो बंदा जो इन सबको मैनेज कर रहा है, ही इज एंटरप्रेन्योर। इसी तरह अगर हम सर्विसेज की बात करें, तो चाहे सर्विसेज बिजनेस हो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, उसके लिए भी ये चारों फैक्टर चाहिए होंगे। जिस जगह स्कूल बनेगा, दैट इज लैंड। जो टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ काम करेगा, दैट्स लेबर। वो बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, डाइस, बोर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल। और स्कूल का प्रिंसिपल, ही इज एंटरप्रेन्योर। सो कैसा भी बिजनेस हो, उसके लिए आपको ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाजमी चाहिए होंगे। अब किसी एक बंदे ने ये चार फैक्टर इकट्ठे किए और उसने व्हीट प्रोड्यूस कर ली। कोई दूसरा बंदा आया, उसने ये चार फैक्टर इकट्ठे किए और राइस प्रोड्यूस कर लिए। किसी और ने क्लॉथ प्रोड्यूस कर लिया, शूज़ प्रोड्यूस कर लिए, मिल्क प्रोड्यूस कर लिया। अब अगला मरला आता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का। अब जिसने राइस प्रोड्यूस किए हैं, उसे व्हीट भी चाहिए, उसे शूज़ भी चाहिए, उसे क्लॉथ भी चाहिए। वो करेगा क्या? वो अपनी प्रोड्यूस की हुई वेल्थ किसी और को देगा और बदले में उसकी वेल्थ ले लेगा। टेकिंग समवन अदर्स वेल्थ बाय गिविंग हिम अ पोर्शन ऑफ वंस ओन वेल्थ। अपनी दौलत दे के किसी उस दूसरे की दौलत ले लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। राइस प्रोड्यूसर क्या करेगा? राइस देगा व्हीट वाले को, व्हीट ले लेगा। राइस देगा मिल्क वाले को, उससे मिल्क ले लेगा। राइस देगा शूज प्रोड्यूसर को, उससे शूज ले लेगा। सो अपनी वेल्थ देके किसी और की वेल्थ ले लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। देन कम्स नेक्स्ट स्टेप,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत तकसीम किस तरह से होगी। अब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया है, उनको उनका रिवॉर्ड देना, उनको उनका बदला देना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स में लैंड को जो भी रिवॉर्ड मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंट। जमीन को हमेशा रेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स में। लेबर को जो कुछ भी आप पे करेंगे, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या गुड्स की फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड वेजेस। कैपिटल को जो कुछ भी मिलेगा दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। और अगर एट द एंड ओनर को कोई चीज बचती है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो लैंड का रिवॉर्ड हो गया रेंट, लेबर का रिवॉर्ड हो गया वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड हो गया इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड हो गया प्रॉफिट। अब पहले वेल्थ प्रोड्यूस हुई, फिर एक्सचेंज हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई। अब आखिरी मरला आता है इसका कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। यूजिंग वंस ऑब्टेन्ड वेल्थ टू फुलफिल हिज नीड्स एंड वांट्स। अपनी हासिल शुदा दौलत को अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने पे खर्च कर लेना, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो जो दौलत प्रोड्यूस हुई थी पहले स्टेप में, वो चौथे स्टेप में आके ख़त्म हो गई। ये प्रोसेस 24/7 हर इकॉनमी के अंदर चलता रहता है। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, खेतों में काम हो रहा है तो वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है, दुकानों पे ट्रेडिंग हो रही है तो वेल्थ एक्सचेंज हो रही है, लेबर को और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट की जा रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, और हम घरों में या घरों से बाहर ऑफिस में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए तो कंजम्पशन भी हो रही है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस चलता रहता है 24/7। एडम स्मिथ चूंकि पहला बंदा था जिसने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट डिस्कस किया, तो ये कहलाया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये और इसके फॉलोअर्स, बाद में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे आए जिन्होंने एडम स्मिथ को फॉलो किया, तो ये इसके फॉलोअर्स कहलाए क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, रवायती नजरिया रखने वाले इकोनॉमिस्ट। तो एज पर एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। जिस तरह हर नई चीज पे तनकीद होती है, तो एडम स्मिथ के ऊपर भी तनकीद हुई। लोगों ने कहा इट इज जस्ट अ साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ये बात कर रहा था सिर्फ दौलत की। दौलत पैदा करें, उसका तबादला करें, उसे तकसीम करें और उसे खर्च करके ख़त्म कर दें। तो लोगों ने कहा ये तो सिर्फ एक खाने पीने का इल्म है, ब्रेड एंड बटर सिर्फ रोजी रोटी तक महदूद है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है एथिक्स के साथ। लोगों ने कहा नो टच ऑफ मोरालिटी, इसमें मोरालिटी की तो बात ही कोई नहीं है। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग द नीडी, फीडिंग द पुअर, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ दौलत के गिर्द घूम रही है। लोगों ने कहा अ डिस्मल साइंस, एक खराब इल्म, एक बुरा इल्म, एक बुरी साइंस जो सिर्फ दौलत के गिर्द घूम रही है। उन्होंने कहा था इट टीचेस ग्रीडीनेस एंड सेल्फिशनेस, कि ये तो चूंकि दौलत के पीछे घूम रही है तो ये लोगों को लालच सिखाती है, ये लोगों को खुदगर्जी सिखाती है। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो ये था कि इसमें वेलफेयर का कोई टच नहीं है, वेलफेयर की कोई बात नहीं है। तो ये पहला बंदा था जिसने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करना शुरू किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे जो दूसरे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म को रिमूव करने की कोशिश की, हम इंशाल्लाह उनकी डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे।